आज हम लोग क्लास 11 का इतिहास का एक टॉपिक लेसन 4 तीन वर्ग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसके स्मरणीय तथ्य यानी इम्पोर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव एक नंबरिया आने वाले हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करेंगे और अगर आपको जरूरत हो तो मुझसे फोन पे बात भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर डिस्प्ले पे आपको दिख भी रहा होगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहला है आपका पश्चिमी यूरोप में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहले वाले वर्ग में पादरी आते थे। पहले वर्ग में कौन आते थे? पादरी आते थे। अब पादरी और बिशप द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था। अब एक वर्ड आता है सर, पादरी या बिशप किसको बोलते हैं? तो हिंदू धर्म में जो स्थान पंडितों और महापंडितों का है वही स्थान ईसाई धर्म में पादरी और बिशपों का है। उस टाइम में क्या था, राजा पादरी और बिशपों को कुछ जमीन बांटती थी। वे जमीन को दूसरे को दे देते थे जोतने के लिए और बदले में उनसे कुछ टैक्स लिया करते थे। अब आता है आगे आपका, पादरी और बिशप के पास राजा के द्वारा दी गई भूमि थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। दूसरे वर्ग में अभिजात वर्ग आते थे, जो बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। मतलब राजा के यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को अभिजात वर्ग कहा जा रहा है, जो पैसे वाले होते थे। अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। उनके पास अपनी सामंती सेना होती थी। ये लोग अभिजात वर्ग क्या करते थे, अपने पास सेना भी रखते थे और जरूरत पड़ने पर उन सेना का इस्तेमाल भी करते थे। ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। उनकी भूमि पर जितने लोग बसे होते थे उनके ये मालिक होते थे। तीसरे वर्ग में कौन आते हैं? किसान आते हैं। किसान 2 प्रकार के थे। एक थे स्वतंत्र किसान और कृषिदास। जिनका अपना जमीन था वे लोग स्वतंत्र किसान, और कृषिदास मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं था, दूसरे की जमीन में काम किया करते थे, उनको कृषिदास की संज्ञा दी गई। उनको क्या बोला गया? कृषिदास। राजा लोग कृषकों पर टैक्स भी लगाते थे। उन टैक्स को क्या कहा जाता था? टेली कहा जाता था। यहाँ टेली लिखा हुआ है, जब हम लोग 10 क्लास में थे तो इसी को टाइल बोला जाता था, ये याद रखिएगा। राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? टाइल। ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश का कंफ्यूजन से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, सीधा इंग्लिश वर्ड को याद कर लीजिए। टाइल। टाइल में क्या होता है? डबल एल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टाइल में किसका प्रयोग होता है? डबल एल का। अब आता है, और जो पादरियों को दिया जाता था उस टैक्स को क्या बोलते थे? टाइद। जो पादरी को देंगे टाइद, लास्ट में दो लगाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें राजा को दिया जाने वाला कर, टाइल, लॉ लगेगा, या कहीं कहीं टेली लिख देता है। एक ही बात है, टाइल और टेली एक ही कर है। ठीक है, बस नाम थोड़ा सा उच्चारण में ऊपर नीचे हो रहा है। अब आता है आपका सामंतवाद किससे बना है? तो सामंतवाद एक जर्मन शब्द से बना है। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, सामंतवाद किससे बना है? तो जर्मन शब्द से बना है। कौन सा जर्मन शब्द से बना है? तो फ्यूट से बना है। किससे बना है? फ्यूट से, जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। जिसका अर्थ क्या है? भूमि का टुकड़ा। अब आता है लॉर्ड एक ऐसे, अब लॉर्ड किसको बोलते हैं ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड का अर्थ क्या है? तो लॉर्ड का अर्थ होता है रोटी देने वाला। रोटी देने वाला को क्या बोलते हैं? लॉर्ड। जैसे लॉर्ड बोलते हैं लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड जो भी है भगवान का नाम, तो लॉर्ड मतलब भगवान होता है। तो यहाँ पर भगवान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जमींदार लोग कृषकों को रोटी देने का काम करते थे, इसलिए बोला जा रहा है। लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला। अब देखो, यूरोप में 1315 से 1317 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूरोप में अकाल कब पड़ा था? तो 1315 से 1317 के बीच में। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। अब जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। जर्मनी की एक जनजाति थी जिसका नाम क्या था? फ्रैंक। जर्मनी की एक जनजाति का नाम क्या है? फ्रैंक। तो फ्रैंक ने क्या किया? गॉल एक जगह का नाम था। बोला कि भाई गॉल सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इससे के बजाय इस जगह का नाम क्या होना चाहिए? फ्रांस होना चाहिए। इसका नाम क्या होना चाहिए? फ्रांस। और उस जगह का नाम क्या पड़ गया? फ्रांस पड़ गया। तो अगर पूछा जाए फ्रांस शब्द किसने दिया था, तो फ्रैंक जनजाति ने दिया था। फ्रांस का पहले नाम क्या हुआ करता था? तो फ्रांस का पहले नाम गॉल हुआ करता था। अगला है आपका, इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को कब जीता गया था? तो 11वीं सदी में जीता गया था। किसके द्वारा? नारमंडी के राजकुमार के द्वारा। नारमंडी के राजकुमार कहाँ के थे? फ्रांस के थे। देखो 3 क्वेश्चन बन रहा है फिर। इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को किसने जीता? तो नारमंडी के राजकुमार ने जीता। कब जीता? 11वीं सदी में जीता। नारमंडी का राजकुमार किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है।
पॉप लियो तृतीय ने सालमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज भी पहनाया था। किसने? पॉप लियो तृतीय ने सालमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था। तो यानी कि अगर हम बोले फ्रांस के राजा का नाम क्या है, तो सालमेन। उस टाइम में फ्रांस के राजा का नाम क्या था? सालमेन। उसको ताज किसने पहनाया था? पॉप लियो तृतीय ने। पॉप लियो तृतीय ने। अब सर पॉप क्यों लगा रहे हैं? तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि महापंडित है, महापंडित किसको बोलते हैं? जो काशी का पंडित लोग रहता है, महाविद्वान लोग, उसी को बोलते हैं ना। तो ईसाई धर्म में जो बहुत विद्वान हो जाते हैं उसको पॉप कहा जाता है। उसको किसकी संज्ञा दी गई है? पॉप की संज्ञा दी गई है। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष क्या थे? पॉप थे, जो रोम में रहते थे। जो कहा रहते थे? रोम में रहते थे, ध्यान रखिएगा। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टीथ। देखो अभी हम जस्ट बोले थे टाइथ और टाइल, तो यहाँ पर टीथ दे रहा है। टीथ के बजाय पर क्या लिखना था? इसको टाइथ लिखना था। क्या लिखना था? टाइथ। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 10 में पढ़े थे टाइथ और टाइल, वही चीज है, बस यहाँ पर टेली और टीथ कर दिया है। आप लोग इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे अच्छा इंग्लिश का वर्ड देखिए, TITHE। 9-10 में भी वही था, अभी भी वही है, TITHE, टाइथ। टाइथ का कौन लेता था? चर्च लेता था। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, ईसाई लोग कहां जाते हैं? चर्च जाते हैं, प्लस का साइन रहता है उन लोग का। अब आता है संत बेनेडिक्टिन मठ, 529 में इटली में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखना है आपको। संत बेनेडिक्ट मठ कब स्थापित किया गया था? 529 में। कहां पे स्थापित किया गया था? इटली में। अगला है आपका क्लूनी मठ कब स्थापित किया गया? तो 910 में। कहां पे? बरगंडी में। याद आ रहा है ना? देखिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है 910 ईस्वी में बरगंडी में कौन सा मठ स्थापित किया गया? तो क्लूनी मठ। कौन सा मठ? क्लूनी मठ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, और भी दिया हुआ है। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता था? मॉन्क कहा जाता था। जो पुरुष भिक्षु होते थे, भिक्षु किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले लोग भिक्षु कहलाए थे, लेकिन वे लोग जो बौद्ध धर्म ग्रहण करके साधु संत वाला जीवन बिताने लगे, उनको क्या कहा जाता था? भिक्षु कहा जाता था। याद रह जाएगा ना? तो पुरुष भिक्षुओं को मॉन्क कहा जाता था और स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। तो पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? मॉन्क। और स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। और ये लोग कैसे जिंदगी व्यतीत करते थे? सन्यासियों की भांति। किस तरह? सन्यासियों की भांति। अब लेकिन अब ऐसा कोई नहीं समझ लेना, अगर कहीं पूछ दे कि भाई मॉन्क की पत्नी को नन कहा जाता था क्या? नहीं भैया, भिक्षु लोग शादी वादी नहीं करता था। जो भी है शादी वगैरह छोड़ करके वहां भिक्षु बन के आता था। ठीक है? बौद्ध धर्म कोई भी ग्रहण कर सकता है। आवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ के था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर प्रतिभा ओवेस हिल्डेगार्ड क्या था? तो प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ मतलब संगीत बजाया करता होगा, गाया करता होगा। और इसने क्या बोला कि चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन होना चाहिए। सामुदायिक गायन क्या होता है? जैसे आप लोग अपने स्कूलों में करते हैं ना, मैं तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, कृष्ण खुदा हुआ, सबको एक साथ गाते हो। अब आता है अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता था? मैनर कहलाता था। ये क्वेश्चन भी आया है आपका, बहुत बार आया है। मैनर किसे कहते हैं? तो अभिजात वर्ग के घर को क्या बोलते हैं? मैनर। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। कितना परिवार? 50 या 60 परिवार। तो सोचो मैनर छोटा बनता हो गया, बहुत बड़ा घर, तब ना 50-60 को परिवार रहेगा। 60 को परिवार रहेगा मतलब कम से कम चाहिए 60 को रूम चाहिए। 60 को रूम से कम में बनेगा क्या? नहीं। अब आता है, और वो थोड़ी है कि एक परिवार पूरा पूरा एक ही घर में रहता होगा भाई, कम से कम बच्चा लोग हमेशा अलग रहता है, फैमिली मम्मी पापा अलग रूम में रह रहे होंगे, तो ज्यादा रूम चाहिए। अब आता है सामंतवाद का विकास कब हुआ था? तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। सामंतवाद का विकास कब हुआ? 11वीं सदी में। कहां पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड देश का नाम क्या है? एंजिलैंड है। इंग्लैंड देश का नाम क्या है? एंजिलैंड का यह रूपांतरण है। पहले उसका नाम था एंजिलैंड, बाद में उसका नाम क्या हो गया? इंग्लैंड। अब देखो, अब हम एक वर्ड बताए थे कीर्तिदास। कीर्तिदास किसी के यहाँ काम करता था। दास मतलब क्या होता है? एक टाइप का नौकर। लेकिन नौकर और दास में अंतर है। नौकर को पैसा मिलता है, दास को पैसा मिलता है क्या? नहीं। वो लोग को एक बार में खरीद लो 1 लाख टका दे करके, उसके बाद वो तुम्हारा गुलाम। तो अगर कोई कीर्तिदास भाग करके कहां चल जाता था? शहर चल जाता था।
ठीक है। और शहर में जाकर के अगर वो 1 साल छिप करके रह लिया, 1 साल, बिशप ने पकड़ाया तो ठीक, अगर 1 साल छिप करके रह गया तो किरसीदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था, फिर उसको कोई गुलामी नहीं करवा सकता है। लेकिन किरसीदास भाग सकता था क्या नॉर्मली? नहीं। यहाँ तक कि पुलिस वगैरह भी, या जो भी उस टाइम में प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो लोग भी पकड़ के उसका मालिक के पास ले जाएगा, तुमको खरीदा है लाख टका में रहता तो गुलाम तो होकर छेबे कर खड़े लगता होकर अनुसार। बात समझ में आया? तो लॉर्ड की नजरों से अगर 1 वर्ष और 1 दिन तक अगर छिपे रहने के कारण क्या होता था, किरसीदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। वास्तव में बोले जो आज भी लोग बाहर जाकर के नौकरी वगैरह करते हैं, वास्तव में वही समझो किरसीदास है, जो अपने घर गांव से भागल चलते हैं। वास्तविकता यही है। अगला है 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। तो अगर पूछा जाए फ्रांस में बड़े चर्चों का निर्माण कब होने लगा, तो 12वीं सदी में। अब बड़ा चर्च किसको बोल रहे हैं? देखो नॉर्मली अगर बोले, अभी सारवा में भी मंदिर है ना, लेकिन देवघर का बाबा मंदिर या अभी राम मंदिर जो बना, बहुत बड़ा बना है, तो उसी तरह बड़े मंदिरों को यानी बड़े चर्चों को क्या कहा जाता था? कैथेड्रल कहा जाता था। बड़े चर्चों को क्या कहा जाता था? कैथेड्रल। कब निर्माण होने लगा? 12वीं सदी में। अगला है आपका पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 के मध्य प्लेग जैसी महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। कौन सी महामारी? प्लेग महामारी। कब प्रभावित हुआ? 1347 से 1350। देखो एक बात हमेशा याद रखना, लगभग प्रत्येक 100 साल के बीच एक ना एक बार ऐसी महामारी आती है जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और जनजीवन प्रभावित होता है। कोरोना टाइम में भी वही हुआ था, बहुत किसी की नौकरियां चली गई, रोजगार एकदम छीन गया। अभी भी उसके कारण भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है। ये जो ऑनलाइन क्लास का जो शेड्यूल बना, वास्तव में अगर बोले ना तो जियो आने से तो कहीं ना कहीं बना ही था, बट कोरोना काल में और ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया। बहुतों का रोजगार अभी भी ये छीन करके बैठा है। चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है? सामंतवाद, नगरीकरण, दास प्रथा या अंधविश्वास? मध्यकालीन यूरोप की। तो अभी देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हाँ, सामंतवाद के बारे में पढ़े थे। तो मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है? सामंतवाद है। अगला है आपका गॉथिक शैली या गैथिक शैली का विकास कब हुआ, कहां पे हुआ था? चीन में, जापान में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? फ्रांस में। गैथिक शैली का विकास कहां हुआ था? फ्रांस में। इसी के तहत चर्च वगैरह बनाए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, शार्लमेन कहां का शासक था? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? शार्लमेन, जस्ट मैंने बताया अभी। शार्लमेन फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का या इंग्लैंड का शासक था? बिल्कुल, शार्लमेन जो थे फ्रांस के शासक थे। कहां के शासक थे? फ्रांस के। और फ्रांस जो है आपका क्या गौल नाम की जनजाति ने, सॉरी, गौल देश को फ्रैंक नामक जनजाति ने नाम बदल करके क्या कर दिया था? फ्रांस कर दिया था। अगला है, सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड से बना है? लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से या रोमन से? नहीं, जर्मन भाषा के फ्यूड से बना है। जर्मन भाषा के फ्यूड से बना है। सामंतवाद शब्द किससे बना है? जर्मन भाषा से बना है, ध्यान रखिएगा। फ्यूड का अर्थ क्या होता है? देश का टुकड़ा, महाद्वीप का टुकड़ा, प्रायद्वीप का टुकड़ा या जमीन का टुकड़ा? जमीन का टुकड़ा। फ्यूड का अर्थ क्या है? जमीन का टुकड़ा। जर्मनी की किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया? फ्रेंच जनजाति, फ्रेम जनजाति, फ्रेंचिस या उपरोक्त सभी? फ्रेंच जनजाति। कोई गलती से उपरोक्त सभी नहीं मार दीजिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी कि फ्रेंच जनजाति ने गौल प्रांत का नाम क्या कर दिया था? फ्रांस कर दिया था। याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नारमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीता था? अभी जस्ट बताया, 11वीं शताब्दी में। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या इनमें से कोई नहीं? ये आपका प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है? अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। दूसरा ऑप्शन है, वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे।
तीसरा है वो अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकते थे, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल, उपरोक्त सभी है। सारा ऑप्शन सही है। अभिजात वर्ग कौन हो गया? राजा के अंदर रहने वाला। उसके क्या रखता था? सेना भी रखता था, तो सेना को बढ़ा सकता था, संपदा भी पर नियंत्रण था, अपना न्यायालय भी लगा सकता था। अगर हम आर्मी रखेंगे अपने पीछे में, बहुत सारा सैनिक रहेगा, तो हम जो बोलेंगे मेरा बात माना जाएगा कि नहीं? माना ही जाएगा। और अपना मुद्रा भी ये लोग प्रचलित कर सकते थे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैनर शब्द किससे संबंधित है? विभाग, घर, सेना या किला? मैनर घर को कहा जाता था। मैनर किसको कहा जाता था? घर को। अगला क्वेश्चन है, नाइट कौन थे? राजा, सैनिक, व्यापारी या इनमें से कोई नहीं? राजा। नाइट सैनिक होते थे। नाइट कौन होते थे? सैनिक होते थे, याद रखिएगा। फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? फीफ भूमि का एक भाग था, फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, या 1000 से 2000 एकड़ या उससे भी ज्यादा था, या फीफ एक विशाल सेना थी? सब गलत है, तो डी नंबर गलत है। कौन सा गलत है? डी नंबर। फीफ विशाल सेना थी, या सही नहीं है। फीफ क्या था? भूमि का एक भाग था, इसको उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते थे, या 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज्यादा होता था। ये तीनों कथन सही है। एग्जाम में तीनों कथन सही लिख करके एक चौथा ऑप्शन डाल देगा, उपरोक्त सभी। उस टाइम में ये नहीं बोला कि सर बताया था डी नंबर, फीफ एक विशाल सेना थी। भाई आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है। सही पूछा है तो सही वाला चुनेंगे, गलत पूछ दिया तो गलत वाला चुनेंगे। बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, वे कहाँ रहते थे? ये आपका रोम में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? रोम में, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, वे रोम में रहा करते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। उसे क्या कहा जाता था? मैनर, जागीर, टिथ या इनमें से कोई नहीं? टिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टिथ। देखो, चर्च जो कर लेता था उसको टिथ, और जो राजा लेता था उसको टाइल या टेली। क्या लग रहा है उसमें? ठीक है, राजा लेगा तो टाइल या उसको टेली बोल रहे हैं, और चर्च लेगा तो टिथ या टाइथ। टिथ या टाइथ बोलते हैं। लॉ लग जाएगा तो राजा, याद रखना, लॉ से राजा। अरे हम तुतला करके बोलते हैं, लॉ छे लाजा, याद रह जाएगा ना लाजा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, ऑवेस हिल्डेगार्ड कौन था? ऑवेस हिल्डेगार्ड क्या था? संगीतज्ञ था। ऑवेस हिल्डेगार्ड कौन था? संगीतज्ञ। अभी जस्ट बताए थे। भिक्षुओं का एक ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया। वो लोग बोला मठ में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग घूमेंगे और लोगों को क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। उसे किस नाम से जाना गया? फ्रायर, मैनर, टीथ या इनमें से कोई नहीं? जो घर छोड़ करके बाहर भाग गया, मैंने फायर, तो फ्रायर। उसको क्या बोलते थे? फ्रायर। जो 13वीं सदी में बोला कि हम लोग मठ में नहीं रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे? घूमा करेंगे, तो हम लोग उन लोगों को क्या बोला गया था? फ्रायर बोला गया था। ठीक है। अब देखो, बेनेडिक्टिन क्या है? रोमन दवाई की पुस्तक, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, व्यापारिक नियमों की पुस्तक। तो बेनेडिक्टिन की बात करें, ये क्या है? एक और 3 नंबर वो भी पढ़ा दें हम। या सामुदायिक यात्राओं से संबंधित वृत्तांत क्या था? बिल्कुल, ऑप्शन बी, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक थी, जिसमें कि यह नियम बताया गया था कि भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए। व्यापार का नियम नहीं बताया गया था, भिक्षुओं को कैसे जिंदगी जीना चाहिए इसका नियम बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? ग्रीक, फ्रेंच, रोमन या जर्मन? बिल्कुल, रितिका का सही है, ऑप्शन ए ग्रीक हो जाएगा। ये शब्द किससे बना है? ग्रीक से बना है। मोनेस्ट्री शब्द किससे बना है? ग्रीक से बना है। ग्रीक भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो अकेला रहता है। मोन मतलब अकेला, मोंक। मोंक से बन गया होगा मोनेस्ट्री, उसी तरह का वर्ड है। और मोन यहाँ पर एक अकेला को लिया जा रहा है। ठीक है, तो मोनोस से बना है। मोनोस का अर्थ क्या होता है? अकेला। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? 8वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, या इनमें से कोई नहीं? 11वीं सदी में। सामंतवाद का विकास कब हुआ था? 11वीं सदी में। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? मतलब किसान लोग विद्रोह कब किया था? 1327 में, 1358 में, 1381 में, या इनमें से कोई नहीं? नहीं, 1381 में हुआ था। कब हुआ था? 1381 में इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ। ठीक है। सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ? 523, 527, 529, 540? अभी जस्ट बताएं। बिल्कुल, संत बेनेडिक्टीन मठ की स्थापना 529 में हुई थी। अगला है आपका, क्लूनी मठ की स्थापना कब हुई? बरगंडी में। 723 में, 927 में, 529 में, या 910 में? बिल्कुल, 910 में क्लूनी मठ की स्थापना हुई थी। क्लूनी मठ की स्थापना कब हुई थी? 910 ईस्वी में। एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था? टेली, टिच, मैनर, या इनमें से कोई नहीं? देखो, राजा लगा रहा है तो टेली, राजा अगर कर लगाएगा तो टेली, या फिर कोई कोई इसको टाइल भी बोल देता है। कोई कोई इसको क्या बोल देता है? टाइल। सर्व किसे कहा जाता है? स्वतंत्र किसान को, बिशप को, कृषिदास को, या इनमें से कोई नहीं? सर्व कृषिदास को कहा जाता है। और कृषिदास का एक दूसरा नाम है भूदास। भूदास, ठीक है, मतलब जमीन का गुलाम है, टाइप का बोलो, भूदास। पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? नन, मॉन्क, इनमें से कोई नहीं? मॉन्क। पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? मॉन्क। और स्त्री भिक्षुओं को नन कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? 1327 में, 1381 में, 1358 में, या 1325 में? 1381 ना होगा ना, 58 होगा। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? 1358 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है, यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? 1317 के बीच। बिल्कुल, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, सही है रितिका का। भयंकर अकाल कब आया था? 1315 से 1317 के मध्य, ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, लुई 13वें, तो यूरोप में भयानक अकाल या भयंकर अकाल जो है 1315 और 1317 के मध्य आया था। अगला है आपका 28वां नंबर, लुई 13वां के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? 1514 में, 1600 में, 1614 में, या फिर 1714 में? कब हुआ था? 1614 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। लुई 13वां के शासनकाल में फ्रांस के परामर्शदात्री सभा स्टेट जनरल का अधिवेशन 1614 में हुआ था। अगला देखिए, दिया हुआ है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण पश्चिमी यूरोप में कब हो गया था? कोई बताएंगे? 1325 से 1327, 1447 से 1450, 1335 से 1327, या 1347 से 1350? 1347 से 1350 के बीच में प्लेग महामारी फैल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी हो, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो दान देता हो, या इनमें से कोई नहीं? ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। बिल्कुल, जो अकेला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोस से बना हुआ था ये वर्ड। मोनोस का अर्थ था जो अकेला रहता है। अभी भी तुम लोग एक वर्ड देखे होगे, मोनो मतलब सिंगल भी होता है। कितना कोई सिंगल पढ़े लो पता है? आगे देखते हैं, आबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? पिता, माता, मित्र, दुश्मन। आबे का अर्थ क्या होता है? पिता होता है। पता है, 9th में को टॉपिक भी है, आबे सीए नाम का एक व्यक्ति है वहां पर, लेकिन यहाँ पर आबे का अर्थ क्या है? पिता है। आगे देखते हैं,
आर्थिक संस्था का आधार क्या है? मैनर, लॉर्ड, श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रेणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ध्यान रखिएगा। चर्च की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? चर्च का मतलब मैन हेड कौन होता था? रोम के पास, फ्रांस के सम्राट के पास, फ्रांस के चर्च के पादरी के पास, या इनमें से सभी? पोप के पास। अभी हम जस्ट बताते हैं, हम लोग जितना महापंडित बोलते हैं ना, वो लोग क्या बोलता है? पोप बोलता है। क्या बोलता है? पोप, ध्यान रखिएगा। ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 अप्रैल, 15 अक्टूबर, 26 जनवरी। ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, पॉप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया? 775 में, 800 में या 824 ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा सी, 800 ईस्वी में। अगला है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? गणतंत्रीय, राजतंत्रीय, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं? गणतंत्रीय। जो लोग बोल रहे हैं बताइए इसका मतलब क्या है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। अभी अधिकतर देश में क्या है? जनता लोग चुनती है ना सरकार को, तो उसको बोलते हैं गणतंत्रीय। राजा लोग रहता था तो राजतंत्रीय। और तानाशाही क्या है? जैसे किम जोंग, उत्तर कोरिया का किम जोंग जो है तानाशाही है। मेरा मन कर रहा है, हमको जो मन करेगा वही करेंगे, मन कर रहा है इसको गोली मार देंगे, खत्म कहानी। ठीक है, नहीं गणतंत्रीय है, ऑप्शन में भी वही दिया हुआ है। फ्रांस में नहीं है, उत्तर कोरिया में तानाशाही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया दूसरे देश का नाम है। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? फर्डिलैंड, सैक्सनलैंड, एंजिलैंड या इनमें से कोई नहीं? एंजिलैंड, बिल्कुल सही है। महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? नन। अभी जस्ट महिला भिक्षुओं को नन कहा जाता है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3, बिल्कुल। पादरी, अभिजात, किसान। पहला नंबर पे पादरी, दूसरा नंबर पे अभिजात, तीसरा नंबर पे किसान। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? टेली, गुड थीफ या फ्रायर? उसे क्या कहा जाता था? फीफ कहा जाता था। अब थोड़ा सा एक नंबरिया देख लेते हैं। सामंतवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सामंतवाद जर्मन भाषा के फ्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में अभिजात और तृतीय वर्ग में कृषक आते थे। पादरी, अभिजात और कृषक। अभिजात में ही आपका सेना हो गया। ठीक है, अगला है मैनर से आप क्या समझते थे? तो लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। इसमें उनके घर, निजी खेत, चारागाह और दास होते थे। अगला है आपका टीथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था, जिसको कौन लेती थी? चर्च। और अगर ट्रेली बोल दे तो राजा लेता था। नाइट कौन थे? तो हमेशा युद्ध होता था, तो युद्ध होने के कारण यहाँ पर कृषक जो है, शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे, उसे एक कुशल घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी। इसी घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। अगला है आपका फीप किसे कहते थे? तो लॉर्ड नाइटों का खर्च चलाने के लिए भूमि का एक भाग देता था। लॉर्ड मतलब क्या हो गया? जमींदार एक टाइप का मान लो, वो नाइट को खर्च चलाने के लिए क्या किया? एक भूमि का एक भाग दे दिया, और जिसको क्या कहा जाता था? फीप कहा जाता था। इसके बदले में नाइट क्या करते थे? लॉर्ड को रक्षा का वचन देते थे। अगला है आपका, मध्यकाल में चर्च की प्रभुसत्ता किसके पास थी? चर्च का मैन हेड कौन था? तो पोप के पास। किसके पास? पोप के पास। फ्रायर किसको बोलते थे? तो 13वीं शताब्दी में कुछ भिक्षुओं ने क्या बोला कि हम लोग एक जगह रुक करके नहीं रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे? पूरा दुनिया घूमेंगे, हम लोगों को शिक्षा देंगे। उन्हीं को क्या कहा गया? फ्रायर कहा गया। अगला है टेली क्या है? तो राजा द्वारा लगाए जाने वाला कर टेली कहलाता था। सर्फ किसको बोलते हैं? तो वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही कार्य करते थे उनको सर्फ कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? सर्फ कहा जाता था। तो इस प्रकार आप लोग का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।
इतना देर तक सुनने के लिए मुझे